हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 6 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2021 और 2022 की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको एक बार देखते हैं। तो पहला ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ओम बिरला है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमणा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार। और भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये हाल ही में बनाए गए, ध्यान रखेंगे सुमन बेरी। RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। और इसरो के अध्यक्ष ये भी कुछ समय पहले नए बनाए गए थे, तो ध्यान रखेंगे S सोमनाथ। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमणा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो NTPC का CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है 9 और 10 मई को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था वहाँ पे कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे 2021 में, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसने मिस यूपी का खिताब जीता, तो ये जीता है भावना ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इस PDF ई-बुक को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंजलाई पोनुसामी का निधन हो गया, ये कौन थी, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया, तो अभी जो है राजस्थान सरकार ने आंचल अभियान शुरू किया है गर्भवती महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 प्रतियोगिता जीती है, तो ये जीती है हरनी लोगन ने और ये जो है भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो चंडीगढ़ में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपोरी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन्हें जो है 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में दक्षिण भारतीय शैली के पहले मंदिर का निर्माण हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। और यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, ये जो मंदिर है ये दक्षिण भारतीय शैली के मंदिर है जो कि पहली बार प्रदेश में अयोध्या में ये बनाया गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्रविड़ शैली से बने
रामलला सदन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या के रामकोट स्थित श्री राम जन्मभूमि के चंद कदम दूरी पर यानी थोड़ी ही दूरी पर दक्षिण भारतीय शैली से बने इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ था। अयोध्या का यह पहला मंदिर होगा जहां भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर होगा। यह मंदिर किसी दक्षिण भारतीय शहर का नहीं बल्कि अयोध्या में है। मंदिर का डिजाइन चेन्नई के मशहूर आर्किटेक्ट स्वामीनाथन ने किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो मंदिर है ये दक्षिण भारत की शैली है, उसी के आधार पर ये बनाया गया है। द्रविड़ शैली से ये बनाया गया है मंदिर और ये अयोध्या में बना है। और ध्यान रखेंगे ये अयोध्या में इस तरह का पहला मंदिर बनाया गया है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन किया है वो किसने किया है, तो चेन्नई के मशहूर आर्किटेक्ट हैं स्वामी रामनाथन, इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अयोध्या में। दोस्तों अयोध्या से संबंधित ध्यान रखना है आपको कि अयोध्या का ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो ध्यान रखेंगे गुड़। गुड़ जो है अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला? तो ये जो जेवर हवाई अड्डा है इसका निर्माण करेगा टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। टाटा समूह को उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला। इसके तहत जो टाटा ग्रुप है ये जो है हवाई अड्डे पर टर्मिनल का निर्माण करेगा। इसके अलावा रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, उपयोगिताओं और अन्य सहायक भवनों का ये निर्माण करेगा। स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख, ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायक कंपनी है और इसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए एक विशेष उद्देशीय कंपनी के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो नोएडा में एक हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में, तो ध्यान रखेंगे इसका जो निर्माण है वो कौन करेगा, तो टाटा समूह जो टाटा ग्रुप है उसे इसके निर्माण का ठेका दिया गया। और दोस्तों जेवर में जो बनने वाला है ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसके साथ ही ये भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा भी होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और इसके साथ ही भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा भी ये होगा। कौन सा? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जेवर में बनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में जो जेवर है वहां पर ये बनाया जा रहा है और इसका जो निर्माण का ठेका है वो किसे मिला है, तो ध्यान रखेंगे टाटा ग्रुप को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने आयुष डिस्पेंसरी खोली जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 250। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 250 आयुष डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। आयुष डिस्पेंसरी का मतलब क्या है? आयुर्वेद। डिस्पेंसरी का मतलब होता है दवाखाना या आप समझ सकते हैं औषधालय। यहाँ पर औषधि जो है दी जाती है यानी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आयुर्वेदिक ऐसे औषधालय जो है यूपी में खोले जाएंगे 250। डिस्पेंसरी खोलने के लिए अभी 25 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया है। यह जानकारी आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा दयालु ने दी है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में 250 आयुष डिस्पेंसरी खोली जाएंगी, यानी 250 जो आयुष यानी आयुर्वेदिक औषधालय जो है प्रदेश में खोले जाएंगे, जहां पर आयुर्वेदिक जो है इलाज लोग कराएंगे। इसके साथ ही वहां पर आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो ऐसे 250 आयुष डिस्पेंसरी खोली जाएंगी हमारे प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को गुजरात के कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। इससे क्या होगा, तो ये जो लिक्विड प्लांट है यहाँ पर यूरिया की एक बोरी की जो शक्ति है वो केवल किसानों को यूरिया की आधा लीटर बोतल में उपलब्ध होगी। यानी यहाँ पर जो ये प्लांट है यहाँ पर जो यूरिया है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी और जो यूरिया की आधा लीटर की बोतल होगी उसमें जो एक बोरी यूरिया होती है उसकी शक्ति जो है एक बोतल में किसानों को प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, तो इससे परिवहन लागत कम होगी और छोटे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और उन्हें
सशक्त बनाया जा सकेगा। कलोल में इफ्को का अत्याधुनिक नैनो यूरिया संयंत्र रोजाना 500 मिलीलीटर की 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा और सरकार की योजना ऐसे 8 और संयंत्र स्थापित करने की है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। यानी इस प्लांट में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है यूरिया लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में यूरिया जो है बनाई जाएगी, बोतलों के माध्यम से इस यूरिया को जो है स्टोर किया जाएगा और जो आधा लीटर की बोतल होगी यानी 500 ml की जो बोतल होगी यूरिया की, उसमें 1 बोरी यूरिया के बराबर की शक्ति होगी। ठीक, अब एक बात यहाँ से ध्यान क्या रखेंगे कि इसका जो ये प्लांट है, इसको लिक्विड यूरिया प्लांट, इसका जो है निर्माण, इसे विकसित किसने किया है, तो इफ्को के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो नैनो यूरिया संयंत्र होगा ये रोजाना 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा 500 मिलीलीटर की। ठीक, तो ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अगर ये पूछा जाता है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया, तो गुजरात में किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अगर ये पूछा जाए कि गुजरात में कहाँ पर, तो गुजरात के कलोल में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दुनिया का ये पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है जहाँ पर जो यूरिया है वो लिक्विड फॉर्म में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात से संबंधित यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मैप में कि गुजरात कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में गुजरात। जो गुजरात है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन मैप से संबंधित भी पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है किस राज्य की सीमा को साझा करता है। तो यहाँ से आपको ये स्थिति भी ध्यान रखनी है। जैसे गुजरात हो गया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करता है। वहीं अगर देखा जाए कि जैसे ये मध्य प्रदेश हो गया तो ये राजस्थान को कर रहा है ऊपर की ओर, उत्तर प्रदेश को, यहाँ छत्तीसगढ़ को और यहाँ महाराष्ट्र को, तो और यहाँ पर गुजरात को। तो इस तरह से इस सभी राज्यों की जो स्थिति है मैप में वो भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों गुजरात से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन आपको ध्यान रखेंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है, तो ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका पुराना नाम क्या था, तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इसका पुराना नाम था और इसे बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है, तो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद ये जो है यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी है, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली। और ये कब शामिल हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 2017 में। 2017 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। और प्रतिमा कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 182 मीटर। 182 मीटर इस प्रतिमा की ऊंचाई है। और अगर बेस सहित देखा जाए तो ध्यान रखेंगे 240 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। अगर पूछा जाए किस जिले में है, तो गुजरात के नर्मदा जिले में है। और किस टापू पर है, तो साधु बेट टापू पर ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत में पहला स्टील रोड जो है ये कहाँ पर बना, तो ये सूरत में बना। ध्यान रखेंगे भारत का पहला ये स्टील रोड है सूरत और 1 किलोमीटर ये लंबा बनाया गया था। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है, तो ये भी सूरत में बनाया गया। ध्यान रखेंगे भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। सीमा दर्शन परियोजना ये कहाँ से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है सीमा दर्शन परियोजना। और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये बन गया है गुजरात। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सारे क्वेश्चन गुजरात से रिलेटेड अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ शुरू हुए, तो ये शुरू हुए हैं हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हरियाणा में जो है 4 जून 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 शुरू किए गए। ये जो गेम्स हैं ये 13 जून 2022 तक जारी रहेंगी। अंडर 19 आयु वर्ग के लिए
होने वाले खेलों का आयोजन पंचकुला के अलावा साहिबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में होगा। यहाँ पर दोस्तों अंडर 18 करिए, जो अंडर 18 आयु वर्ग के खेल हैं उनका आयोजन जो है पंचकुला के अलावा साहिबाद में होगा, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में किया जाएगा। इन खेलों में करीब 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें भारत के 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी जो है वो कौन सा राज्य कर रहा है, तो हरियाणा में इसका जो है मेजबानी की जा रही है। और ये जो खेल हैं कब से कब तक आयोजित रहेंगे, तो 4 जून से लेकर के 13 जून तक ये जारी रहेंगे। कौन से खेल है, ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों दुनिया भर में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में से पहली बार मनाया गया था, लेकिन विश्व स्तर पर इसके मनाने की जो शुरुआत है वो 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई, जहां पर 119 देशों की मौजूदगी में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यानी ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि पहली बार जो है ये कब मनाया गया था, तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, लेकिन इसकी जो विश्व स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई है वो 5 जून 1974 को हुई, जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों इस साल की थीम क्या रहेगी? तो ध्यान रखेंगे, इस साल की थीम रही ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विथ नेचर। ये 2022 की थीम रही विश्व पर्यावरण दिवस की। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे इसे सिर्फ एक पृथ्वी मौजूदा परिदृश्य पर पूरी तरह से फिट बैठती है। तो ध्यान रखेंगे, ये 2022 की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की। और कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रेया लेंका। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है श्रेया लेंका, जो कि के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दोस्तों ओडिशा की रहने वाली हैं श्रेया लेंका। ये जो है के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह ओडिशा के रौरकेला से हैं। श्रेया लेंका ब्राजील की गैब्रिएला डॉल्सन के साथ दक्षिण कोरियाई बालिका समूह ब्लैक स्वान में शामिल होंगे। यानी श्रेया लेंका और एक ब्राजील की हैं गैब्रिएला डॉल्सन। ये दोनों जो महिलाएं हैं ये दक्षिण कोरियाई बालिका समूह है ब्लैक स्वान, इसमें ये शामिल होंगी के पॉप कलाकार बनने के तौर पर। दुनिया भर के नवोदित गायकों को खोजने और प्रशिक्षित करने के लिए DR म्यूजिक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा उन दोनों का चयन किया गया था। दोस्तों के पॉप क्या होता है? तो के पॉप संगीत का एक रूप होता है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण कोरिया में हुई थी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि के पॉप जो संगीत का एक रूप है, तो के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये श्रेया लेंका बन गई हैं। और के पॉप जो संगीत है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो दक्षिण कोरिया में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे श्रेया लेंका इनका नाम है। ये के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 जून 2022 को 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्रदान करना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। और अभी जो है ये हर घर दस्तक अभियान 2.0 शुरुआत किया गया 1 जून से, और ये 2 महीने तक चलेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, इसका उद्देश्य क्या होता है हर घर दस्तक अभियान का? तो सभी पात्र लाभार्थियों के बीच कोविड टीकाकरण का जो है अच्छे से अच्छा इलाज प्राप्त किया जा सके और टीकाकरण की गति में तेजी लाई जा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है।
दोस्तों जो मुकेश अंबानी है ये गौतम अडानी को पीछे छोड़ करके फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी दोस्तों अभी क्या है, कुछ दिन पहले जो गौतम अडानी है ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ करके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन फिर से जो मुकेश अंबानी है इनकी आय में बढ़ोतरी हुई और ये फिर से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार रिलायंस के जो चेयरमैन हैं अंबानी, उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 8वां स्थान हासिल किया और उनकी कुल संपत्ति 99.7 अरब डॉलर है। जबकि जो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी है इनकी कुल संपत्ति 98.7 अरब डॉलर है, जिससे वह सूचकांक में 9वें स्थान पर है। तो ध्यान रखेंगे जो मुकेश अंबानी ये फिर से एशिया के सबसे धनी व्यक्ति और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और दुनिया में ये 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 जून 2022 को धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। ये जो महोत्सव है गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये जो उत्सव है ये 10 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का समापन 9 जून 2022 को होगा। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद इस महोत्सव का ये जो उत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार जो स्नो मैराथन का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। दोस्तों ये थे 6 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तो करेक्ट आंसर ए था तुर्की और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।